नमस्कार, नमो नमः, सुप्रभात। हमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर के संस्कृत विभाग में आयोजित प्रसार व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सरदेंदु कुमार त्रिपाठी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हमारे मध्य हैं। हमारे आज के आमंत्रण को स्वीकार कर उन्होंने हमें अनुग्रहित किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं महोदय, और आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके उपरांत मैं अपने महाविद्यालय की माननीय प्राचार्य डॉक्टर दिव्यानाथ मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में इस प्रकार के प्रोग्राम महाविद्यालय में नित्य आयोजित होते रहते हैं और महाविद्यालय जिनके कठिन परिश्रम के कारण सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके उपरांत में अपने महाविद्यालय के विभिन्न वरिष्ठ प्राध्यापक गणों का डॉक्टर रश्मि कुमारी, डॉक्टर अर्चना सिंह मैम, डॉक्टर मीनाक्षी लोहानी, डॉक्टर संजीव जी जो मुझे इस पटल पर दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबका अपने महाविद्यालय विभाग की ओर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं का भी इस प्रोग्राम में स्वागत है, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम उन्हीं के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो उनकी सहभागिता निसंदेह प्रशंसनीय है। मैं अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सरदेंदु त्रिपाठी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर है। संस्कृत को नित नई ऊंचाइयों पर ले जाना और उसको जन जन गण लोगों तक उसके महत्व को पहुंचाना आपका ध्येय है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आप प्रतिभागिता करते रहते हैं, विशिष्ट वक्ता के रूप में आपकी उपस्थिति रहती है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज इत्यादि विभिन्न बौद्धिक स्तर की समितियों में भी आप नित्य अपने व्याख्यान देते रहते हैं। बहुत सारी पुस्तकें संस्कृत से विषय से रिलेटेड आपने लिखी हुई है और साहित्य के क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में जुड़े हुए विभिन्न कार्यों में आप नित्य संलग्न हैं। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, मैं एक बार पुनः आपकी आभारी हूँ। जैसा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्वक ईश्वर की स्तुति, उनका आशीर्वाद लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम विद्या के मंदिर में हैं, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और आराधना, उनका आशीर्वाद निसंदेह किसी भी कार्यक्रम की सफलता को निसंदिग्ध बना देता है। तो अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि जूम मीटिंग की अपनी सीमाएं रहती हैं, इस सब से हम परिचित हैं, तो अधिक समय ना लेते हुए मैं महाविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर कनकलता से अनुरोध करूंगी कि वो एक भगवान की स्तुति के रूप में सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर कनकलता आमंत्रित है। धन्यवाद मैम। सुप्रभात। संस्कृत परंपरया अनुकरणं कर्तुम् अहं भवान् समक्षे संस्कृत सरस्वती वंदना प्रस्तुति करोमि। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवहि सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्या जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भवदा, जाड्यान्धकारां पाहा। हस्ते स्फटिकमलिका पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कनकलता। इतनी सुंदर स्तुति के बाद निसंदेह हमें विश्वास है कि ये कार्यक्रम अपनी सफलता को जरूर छुएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के प्रसार व्याख्यान का विषय है संस्कृत की सार्वकालिक प्रासंगिकता।
निसंदेह संस्कृत भाषा के विषय में किसी के मत में भी ये दो राय नहीं होगा कि संस्कृत कितनी महत्वपूर्ण भाषा है और प्राचीन काल में इसकी समृद्धता का अनुमान हम सभी ने देखा है। इसकी वैज्ञानिक शब्दावली, हमारी भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों का इसमें समायोजन होना, साथ ही हमारे प्राच्य ज्ञान को इसमें जो समाहित है, इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो संस्कृत को विशिष्ट बनाते हैं। किसी कारण से आज संस्कृत का उतना प्रचार प्रसार नहीं देखने को मिल रहा है जितना कि हमारे प्राचीन काल में था। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसमें कहीं भी संस्कृत की महत्वता कम नहीं होती। तो इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य वक्ता। मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय आपको आमंत्रित करती हूँ। सर, आपका स्वागत है अपने उद्बोधन के लिए। सुविशालम निजम देशम विशालाम संस्कृतिम निजाम विशालम निज साहित्यम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुणगण पारावारं सारं रमणीयतावतां जगति हारं मधुर विहारं वपुरनुबारं मनः स्मरतात्। महिला महाविद्यालय बादलपुर गौतम बुद्ध नगर की सम्मानित प्राचार्य, संस्कृत विभाग की एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी जी, हमारी पूर्व परिचित डॉक्टर नीलम जी और विद्यालय के अन्य सम्मानित अध्यापिकागण, अध्यापकगण, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए संस्कृत के अनेक विद्यार्थीगण जिनका अलग अलग स्तर है, कोई स्नातकोत्तर स्नातक स्तर के विद्यार्थीगण हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विद्यालय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर आमंत्रित किया कि छात्रों के साथ कुछ चर्चा की जाए। संस्कृत की सार्वकालिक प्रासंगिकता यह विषय निर्धारित किया गया इस व्याख्यान के लिए। दो चीजें हैं। मेरा पूरा का व्याख्यान दीप्ति जी विद्यार्थियों के लिए मैं सोच रहा हूं, क्योंकि उन्हीं को समझना है, उन्हीं को अधिक जानना है, उन्हीं पर अधिक कार्यभार है। जी। तो संस्कृत के ऊपर यह एक बहुत दिनों से आरोप है कि ये ब्राह्मणों की भाषा है, यह पूजा पाठ की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, इसे आज कोई बोलता नहीं, संस्कृत वाले पोंगा पंडित होते हैं। ये बहुत सारे आरोप इस भाषा पर पड़े और इसका प्रभाव क्या हुआ कि इसके जो अध्येता हैं, जो संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थी होते हैं या जो अलग भी क्षेत्र के विद्यार्थी बीए भी करते हैं आकर के, इन सब आरोपों से उनके मन में पता नहीं क्यों एक भावना बैठ जाती है कि संस्कृत के हम विद्यार्थी, अरे हम संस्कृत के विद्यार्थी। कुछ लोगों का यह भी होता है कि जिसको कोई विषय नहीं मिला उसको संस्कृत मिल गई, जब जिसको सब कुछ नहीं मिला और निर्धन है, गरीब है, संस्कृत पढ़ने आ गया। तो ये तमाम आरोप पढ़ने वाले के ऊपर लगते हैं तो वह विद्यार्थी हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और सोचता है कि अरे हम तो संस्कृत के विद्यार्थी। संस्कृत का विद्यार्थी कहने मात्र का फल होता है कि इसका नामांकन अन्य विषयों में नहीं हुआ है, इसके नंबर बहुत कम रहे होंगे, या यह निर्धन है, अन्य विषयों का व्यय वहन नहीं कर पाएगा, ये इस तरह के। और यह सुनते सुनते उस विद्यार्थी के मन में भी एक भावना बैठ जाती है कि शायद ऐसा ही हो। लेकिन मित्रों, विद्यार्थियों, चाहे समाज जो कहे, दुनिया जो कहे, लेकिन आपको इसका गौरव होना चाहिए कि आप भारत की उस आत्मा के अध्येता हैं जिससे भारत भारत है। भारत, भारत माने
भा माने प्रकाश, प्रकाश में जो हमेशा रत है, लगा है, जो दिव्यमान प्रकाश स्वरूप है, वह इस भारत देश है। कैसे, मैं इनको कुछ उदाहरणों से आपको स्पष्ट करूंगा और आपको इसका गौरव होगा कि आप भारत के उस प्राचीन भाषा के देता हैं जिसके कारण भारत भारत है और भारतीय संस्कृति जिसने दुनिया में अपने विजय वैजयंती को फहराया है, वह भारतीय संस्कृति संस्कृत से ही अनुप्राणित है। कैसे, हम पॉइंट वाइज इसको करते हैं। पहली बात कि किसी भी राष्ट्र का गौरव दो चीजों पर आश्रित होता है। एक तो यह कि उस राष्ट्र की संस्कृति कैसी है और उस राष्ट्र का साहित्य कैसा है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, विज्ञान से भी, हम उस पर भी आएंगे, उसकी बाद में मैंने कड़ी रखी है। तो ये समझें कि दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका साहित्य इतना विशाल हो संस्कृत के बराबर। मानव मात्र के लिए उपयोगी ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर भारतीय मनीषियों ने अपनी कलम न चलाई हो। आप जिन विषयों की ओर सोच नहीं सकते, जिन पर आपका ध्यान नहीं जाता, उन विषयों का भी उत्स जो है, उनका जो उद्गम स्थल है, वह संस्कृत के शास्त्र हैं। तो भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से हम सबसे समृद्ध हैं। देखिए, उत्तर भारत में तमिल, तेलुगु, उत्तर भारत में हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया, आसामी, ये भाषाएं प्रचलित हैं। और दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 4 भाषाएं प्रचलित हैं। तो इन सभी भाषाओं की जो जननी है, माँ है, वह संस्कृत ही है। क्योंकि सबसे जो प्राचीन भाषा है भारत की, इसे हम नहीं कहते, इसे भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संस्कृत है। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में जिनको संस्कृत से थोड़ा सा लगाव बिल्कुल नहीं था, वो अपनी भाषाओं को सिद्ध करने के प्राचीनता के चक्कर में लगे थे, उनको भी यह मानना पड़ा कि नहीं, संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। उसी पर उन पर आपत्ति भी, उन्होंने कहा कि नहीं, ग्रीक और लैटिन भी है, ठीक, उसको ही मान लिया गया। फिर भी सबसे प्राचीन में संस्कृत का नाम है। तो स्वाभाविक है कि जब प्राचीनता जब उस भाषा की है, तो माँ की सारी संपत्ति पुत्री या पुत्र की होती है। यदि संस्कृत माता है तो उसकी सारी संपत्ति, यानी जो शब्द संपत्ति है, वह उसकी पुत्रियां, यानी जो भारतीय अन्य भाषाएं हैं, उसे प्राप्त होंगी। तो उत्तर भारत की चाहे भाषाएं हों, चाहे दक्षिण भारत की भाषाएं हों, इन सभी भाषाओं की जननी चूंकि संस्कृत भाषा है, इसलिए संस्कृत आज भी माता के समान नए नए शब्दों को प्रदान करके इन भाषाओं का पालन, पोषण और संवर्धन करती है। भारत सरकार प्रत्येक 5 साल पर, 6 साल पर, 10 साल पर एक प्रशासनिक शब्दावली बनाने के लिए कमेटी गठित करती है। क्योंकि अब इस नए नए बना क्या हो, तो प्रशासनिक शब्दावली को बनाने के लिए इंडिया गवर्नमेंट इस आयोग का गठन करती है और जो शब्द बनाए जाते हैं उसमें संस्कृत के लोग रखे जाते हैं। क्योंकि शब्द बनाने का जो सामर्थ्य है वह संस्कृत के अलावा अन्य किसी भाषा में है नहीं। क्योंकि धातु जो है, रूट, और जो प्रत्यय है वह संस्कृत का ही है। तो संस्कृत से नए नए शब्दों का चूंकि निर्माण होता है, शब्द बनाए जाते हैं, इसलिए संस्कृत का यह सामर्थ्य अन्य भाषाओं को प्राप्त नहीं है, पुरानी है। तो संस्कृत नए नए शब्दों को प्रदान करती है, इन भाषाओं का जीवन संवर्धन करती है, उनकी रक्षा करती है। इसलिए
संस्कृत का यह जो पहला अकाट्य पक्ष है कि भाषाओं को शब्द प्रदान करना, ये संस्कृत के अलावा और किसी साहित्य में और किसी भाषा में है नहीं। तो चाहे आप किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हों, आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि संस्कृत शब्दों का निर्माण करती है और इसके लिए गवर्नमेंट आयोग बनाती है। आप जान सकते हैं जो सबसे बड़ा इसका पक्ष हुआ वह हुआ नए शब्दों के निर्माण में संस्कृत का सामर्थ्य, यह अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। तो आप यह पहला गौरव अनुभव करें कि आप उस भाषा के अध्येता हैं, उस मां के अध्येता हैं जिसका शब्द प्रदान करने का सामर्थ्य जिस अकेले उस भाषा को है। यह आपके लिए गौरव की बात है। दूसरा एक अभी कह सकते हैं कि अब कहिए कि संस्कृत की क्या उपयोगिता है। भैया, घर में मां सभी संतानों का पालन पोषण करके उनको समृद्ध कर दे और तब घर के लोग कहें कि मां की क्या उपयोगिता है। उसी तरह का यह प्रश्न है कि संस्कृत की क्या उपयोगिता है। अरे जिसने समस्त भारतीय भाषाओं को जीवन दिया उसकी क्या उपयोगिता है, उसको हमेशा रहेगी और वो जब तक रहेगी अपना आशीर्वाद और शब्द प्रदान करती रहेगी भारतीय भाषाओं को। यही कारण है कि भारतीय समस्त भाषाओं में संस्कृत की पर्याप्त शब्दावली गई है। आप बंगला देखें, बंगला की किसी स्टैंडर्ड कविता को पढ़ें आप, रविन्द्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, चाहे अन्य उसके लेखकों की, उसमें आपको केवल क्रिया बंगला की मिलेगी, बाकी जितने शब्द हैं वो सब संस्कृत के होंगे। हालांकि उस कवि ने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करने का नहीं प्रण किया था, उनका मातृभाषा का ही प्रयोग है, लेकिन मातृभाषा में ही इतने ज्यादा शब्द हैं कि अच्छी भाषा के लिए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। भारतीय किसी भी भाषा में प्रकृति के सौंदर्य को वर्णित करने के लिए सिवाय संस्कृत के और किसी शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकते आप। यदि आपको प्रकृति का वर्णन करना है, सूर्योदय का वर्णन करना है, सूर्यास्त का करना है, प्रकृति का करना है, तो वह शब्दावली संस्कृत की ही होगी। क्यों कि यह इतने सुसज्जित शब्दों को देने वाली भाषा संस्कृत ही है। तो आप किसी भी भाषा के किसी उत्कृष्ट कवि को जब पढ़ेंगे, वो चाहे हिंदी के हो या बंगला के हो, तमिल गुजरात के हो, उड़िया हो, आसामी हो, पूरी आप रचनाएं पढ़ के देखिए, नेट पर उपलब्ध हैं, आप एक सर्च मार के देख सकते हैं, वो सारी शब्दावली संस्कृत की होती है। तो पहली बात कि आप भारतीय समस्त भाषाओं को शब्द प्रदान करने की सामर्थ्य रखने वाली संस्कृत भाषा के आप अध्येता हैं, यह आपके लिए गौरव का पहला विषय होना चाहिए। दूसरा, हम भारतीयों का समस्त साहित्य, 4 वेद, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, दर्शन शास्त्र, काव्य, नाटक, कला, संगीत, रीति, ज्ञान, विज्ञान, ये जितना कुछ प्राचीन साहित्य है वो सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो उस साहित्य का आप ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। भारतीयों का जो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान वैभव जिस भाषा में पड़ा है और ऋषियों के दीर्घकालिक जीवन का और तपस्या के से अनुभूत ज्ञान जिस शास्त्र में पड़ा है, अब आप कह सकते हैं कि अनुवाद पढ़ लेंगे, ठीक है, विषय जान जाएंगे, लेकिन आप वह आनंद नहीं ले पाएंगे जो वस्तुतः भाषा के पढ़ने से आता है। आप रविन्द्रनाथ की कोई कविता पढ़ें, आप बाणभट्ट को संस्कृत में पढ़ते हैं, कादम्बरी का संस्कृत पढ़िए और कादम्बरी का अनुवाद पढ़िए। क्या कादम्बरी का अनुवाद फिर संस्कृत में करेंगे तो कादम्बरी हो जाएगी क्या? नहीं। तो एक मूल पढ़ने का एक अलग आनंद है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि ऑफिस में काम करने वालों को कादम्बरी और अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? कि वो कथा में इतना रम जाएंगे कि उनका ऑफिस छूट जाएगा, देर हो जाए। तो देखिए, इतना बड़ा अध्येता एक प्रशंसा में कह रहा है कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो एक भाषा का अलग आनंद है। तो हम संपूर्ण भारतीय जो साहित्य है ज्ञान विज्ञान का, वह इतना विशाल साहित्य है कि वह सब संस्कृत में ही है
और उसका यथार्थ ज्ञान बिना संस्कृत भाषा के नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट। तीसरा, संपूर्ण भारत में एकता की स्थापना को लेकर के संस्कृत के अलावा कोई साधन नहीं है। मुझे एक बार उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक समस्त प्रांतों को, राजधानियों को, जिलों को देखने का अवसर मिला है, कई कार्यक्रम में जाने से, देखने से, या खुद की रुचि भी है। तो जैसे हम मान लीजिए साउथ में गए, दक्षिण में, तो हिंदी के प्रति थोड़ा बहुत आदर भाव नहीं रहता, लेकिन लोग जानते हैं कि संस्कृत के हैं और काशी से हैं, तो बड़ा गौरव होता है उनको। गांव की महिलाएं लाइन लगा के पैर छूती हैं कि विश्वनाथ जी की नगरी से आए हैं और संस्कृत के हैं। तो जिनको केवल भाषा के प्रति आस्था है, आप देखें संपूर्ण भारत, इतना बड़ा कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, और कुंभ मेले में संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठा होते हैं, और एक संस्कृत का व्यक्ति वहां संस्कृत में सभी उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों का संकल्प कराता है। साइकिल रखी है जी मैडम, कोई किसने कुछ पूछा? हाँ, मैं ये कहता कि संपूर्ण इलाहाबाद में जो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठा होते हैं, और एक संस्कृतज्ञ व्यक्ति संस्कृत भाषा में उन विभिन्न भाषा भाषियों का संकल्प कराता है, और उससे सब भारतीय समान रूप से संतुष्ट होते हैं। किसी की यह डिमांड नहीं होती कि संस्कृत मेरी भाषा में कराइए, संकल्प मेरी भाषा में कराइए। तो एक व्यक्ति संस्कृतज्ञ संपूर्ण भारतवासियों का पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम कुंभ मेले में संस्कृत में संपन्न कराता है, और सब उससे समान रूप से संतुष्ट होते हैं। कोई यह नहीं कहता कि मेरी मातृभाषा में कराइए, या यदि किसी ने कराना शुरू कर दिया तो लोग उसको टोकते हैं, पंडित संस्कृत में कराइए ना, अब तो भोजपुरी में करा रहे हैं, हिंदी में करा रहे हैं, बल्कि उनकी डिमांड होती है कि आप संस्कृत में कराएं। तो इस तरह से संपूर्ण भारत में एकता की स्थापना को लेकर के जो कोई बड़ा भाषा के रूप में कोई साधन है तो वह संस्कृत भाषा ही है। इसलिए संस्कृत ही राष्ट्रीय एकता का दृढ़तम आधार एक है, और यही हमारे स्नेह समागम मधुर मिलन का द्वार एक है। चाहे हो हम दक्षिणवासी, चाहे हो कश्मीर निवासी, अंग वंग गुजरात मराठा, या मालव के हो आवासी, एक हमारा धर्म सनातन। सकल शास्त्र ये एक हमारे, गीता वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ ये एक हमारे, संध्या बंदन एक हमारा, गायत्री श्रुति सार एक है, यो संस्कृत के कारण सारा भारत ही परिवार एक है। प्रादेशिक भाषाएं अपने ही प्रदेश का गौरव गाती, एक दूसरे से अपने को ही विशेष उत्कृष्ट बताती, पर अखंड भारत की आत्मा संस्कृत में प्रतिबिंबित होती, एक कलश पूजन में पूरे भारत का दर्शन दे देती। एक कलश पूजन में क्या कि पंडित रखता है वहां अध्यात्म कलश पूजन करते हैं, और गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक व्यक्ति एक कलश में भारत की संपूर्ण बड़ी नदियों का आवाहन करता है, और चाहे नदियां जहां की हों, तो एक कलश पूजन में पूरे भारत का दर्शन दे देती। इससे ही भारत की जनता का संचित संस्कार एक है, यही हमारे स्नेह समागम मधुर मिलन का द्वार एक है, संस्कृत ही राष्ट्रीय एकता का दृढ़तम आधार एक है। उत्तर के पाणिनि की दक्षिण में होती है सादर चर्चा। पाणिनि उत्तर के, तो उत्तर के पाणिनि की दक्षिण में होती है सादर चर्चा,
और दक्षिण के शंकर रामानुज की उत्तर में घर घर अर्चा। कालिदास पर भारत के जो व्यक्ति का स्वाभिमान है, और ललित लवंग, जयदेव का ललित लवंग लता का होता जो मधुमय सर्वत्र गान है, इस महान अद्वैत दृश्य का संस्कृत ही आधार एक है। यही हमारे स्नेह समागम मधुर मिलन का द्वार एक है। संस्कृत ही राष्ट्रीय एकता का दृढ़तम आधार एक है। तो राष्ट्र में एकता की स्थापना को लेकर के संस्कृत के अतिरिक्त और कोई भाषा साधन के रूप में नहीं हो सकती। इसको अनेक लोगों ने अनुभव किया है, लिखा है, और यह किसी जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं है। तो ये दोनों जो मैंने बताए 3 पॉइंट, मैं पॉइंट वाइज बहुत बता रहा हूं, ये इसमें भारतीय होने का है। वो किस जाति धर्म संप्रदाय के हैं इससे मतलब नहीं है, ये सबके लिए है। तो भारतीय भाषाओं की जीवन रक्षा के लिए और संपूर्ण राष्ट्र में एकता की स्थापना के लिए जो भारतीय ज्ञान विज्ञान समग्र इस भाषा में सन्निहित है, उस ज्ञान विज्ञान से दुनिया को परिचित कराने के लिए संस्कृत के अलावा और कोई साधन नहीं है। तीसरी बात, हम यह मानते हैं कि वैज्ञानिक उन्नति केवल आपके पास सलाद, चटनी, अचार सब रख दिया जाए और मूल भोजन न हो, रोटी न हो, चावल न हो, और दाल हो केवल, और चटनी हो, सलाद हो, अचार हो, तो आप उस भोजन को पसंद करेंगे क्या? तो मूल क्या है? रोटी चावल, ये तो पहले हो। तो राष्ट्र की उन्नति केवल वैज्ञानिक उन्नति से नहीं हो सकती। राष्ट्र की उन्नति केवल आध्यात्मिक उन्नति से भी नहीं हो सकती। कोई राष्ट्र केवल अध्यात्म के रूप में विकसित है, धर्म के रूप में विकसित है, तो भी उसे हम विकसित नहीं कर सकते। और कोई राष्ट्र केवल विज्ञान से विकसित है तो उसे भी हम विकसित नहीं कर सकते। तो राष्ट्र की उन्नति, समग्र उन्नति तब है कि एक और वैज्ञानिक उन्नति भी है और एक और आध्यात्मिक उन्नति भी है, क्योंकि दोनों के सामंजस्य से राष्ट्र सर्वांगीण उन्नति करता है, उसको उन्नत माना जाता है। तो हम एक उदाहरण देते हैं आपको, जिसको राष्ट्र जो बहुत विज्ञान से उन्नत है, कविता के द्वारा ही बताते हैं। वैज्ञानिक उन्नति से तब तक दूर जगत का रोग न होगा, संस्कृत के अध्यात्म शास्त्र का जब तक उसमें योग न होगा। स्पुतनिक आप भले ही छोड़ें, चंद्र सूर्य तक जावें, विश्व मंच पर प्रकृति नटी को चाहे नग्न नचाएं, गगन समीर भूमि जल पावक सब कुछ बश कर लेवें, ईश्वर तक को आप निरर्थक भले सिद्ध कर देवें। राकेटों के इन दोषों से तब तक जग में शांति न होगी, एक बार जब तक भूतल पर फिर आध्यात्मिक क्रांति न होगी। उन्नत के बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। बहुत रसमयी और ओजपूर्ण आपका उद्बोधन चल रहा है। बस यहाँ पे मैंने आपको इसलिए डिस्टर्ब किया कि टाइम खत्म होने वाला है, तो सभी से अनुरोध है कि दोबारा इसी लिंक पर पुनः सब लोग जुड़ जाएं और जो इतना सर प्रभावशाली उद्बोधन दे रहे हैं और उससे भी ज्यादा जो रसात्मकता से युक्त है, जो हम लोगों के हृदय को भावविभोर कर रहा है, सभी लोग उसका एक बार आनंद जरूर उठाएं। तो इसी लिंक पर सभी छात्राओं और जो प्राध्यापक गण यहाँ अपना समय दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो पुनः जुड़े एक बार, जैसे अगर ये मीटिंग कट जाती है। जी सर, आप प्लीज। हाँ, तो वैज्ञानिक उन्नति से तब तक दूर जगत का रोग न होगा, संस्कृत के अध्यात्म शास्त्र का जब तक उसमें योग न होगा।
मैंने कहा था स्फुटनिक आप भले ही छोड़ें, चंद्र सूर्य तक जावें, विश्व मंच पर प्रकृति नटी को चाहें नगन नचाएं, गगन समीर भूमि जल पावक सब कुछ बस कर लेवें, ईश्वर तक को आप निरर्थक भले सिद्ध कर देवें, लेकिन राकेटों के इन दोषों से तब तक जग में शांति न होगी, एक बार जब तक भूतल पर फिर आध्यात्मिक क्रांति न होगी। उन्नत के उतुंग शिखर पर आज बैठ विज्ञान, उन्नति के उतुंग शिखर पर आज बैठ विज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का भूल रहा सम्मान, पर हिरोशिमा से पूछो इसकी बीभत्स कहानी, नहीं आज भी सूख सका जिसके आंखों का पानी, इस विनाश से बचने में तब तक समर्थ संसार न होगा, एक बार जब तक वसुधा पर संस्कृत का प्रचार न होगा। तो संपूर्ण मानवता को और संपूर्ण वसुधा को यदि बचाना है तो फिर आध्यात्मिकता तो लानी पड़ेगी। इससे ताजा उदाहरण क्या हो सकता है कि दुनिया अभी जिस महामारी से जूझ रही है, जिन लोगों ने केवल विज्ञान के ऊपर ध्यान दिया, वहां मौतों की दरें देख लीजिए। और विज्ञान ने कहा, वही विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच ने, कि गंगा के किनारे रहने वाले और गंगा जल पीने वालों की जो क्षमता है और उनकी जो इम्यूनिटी है वह अन्य किसी की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तो हम नहीं करें, तो अभी सर्वे आया, रिपोर्ट ने कहा, इसलिए काशी में गंगा के रहने वालों को कोरोना कम हुआ है या उनकी इतनी क्षमता है। और आज भी दुनिया के लोग यही कह रहे हैं कि तुलसी पत्ता पीजिए, गिलोय पीजिए, हल्दी पीजिए, दूध में हल्दी खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। जब कोई विज्ञान काम नहीं किया, कोई टीकाकरण काम नहीं किया, दुनिया में मृत्यु का इतना बड़ा तांडव चल रहा है, तब फिर दुनिया ताक रही है भारत की ओर और यही कह रही है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। और प्रतिरोधक क्षमता क्या कहें, आप तमाम पत्रों में पढ़ रहे होंगे, दुनिया के वैज्ञानिकों के आर्टिकल देख रहे होंगे, नेट पर सर्च करके देख रहे होंगे, सभी लोगों ने माना है कि भारतीय जो खान पान है, आप देखिए आपके भोजन में नित्य हल्दी शामिल है, आप मसाला में जीरा, जो भी लौंग इलायची जो भी खाते हैं, यही तो आज विज्ञान कह रहा है खाने के लिए। तो घुमा फिरा करके बात पुनः वहीं आ रही है, पुनः भारतीयता की ओर, कि हमारा जो आचार विचार खान पान है वह सबसे उत्तम है। और इस बात को आज के लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। तो यह निर्विवाद सत्य है कि इन सब का मूल जो स्रोत है, इनको प्राप्त करने का, आयुर्वेद को के महत्व को कोई इनकार कर सकता है क्या? आयुर्वेद ने जो रसायन बनाए, दुनिया खा करके स्वस्थ रह। अब आप चवनप्राश तो आयुर्वेद की ही देन है, पूरा भारत खाता है ना, ऐसे बहुत सारे रसायन हैं। तो इतनी बड़ी औषधि बनाने की कला को और जीवन रक्षक प्रणाली को, आयुर्वेद को आप कैसे नकार सकते हैं, जिसने युग युगांतर से दुनिया को स्वास्थ्य की शिक्षा दी है, उस आयुर्वेद के महत्व को आप कैसे नकार सकते? और वह जो महत्व आयुर्वेद है वह तो संस्कृत में ही है ना। तो यह तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम दुनिया के सबसे पहले चिकित्सा शास्त्री हैं। हमारी यह परंपरा है, इतना बड़ा हमने शास्त्र दिया जिससे दुनिया लाभान्वित हो रही है। देखिए आदिवासी भी अपना इलाज कर लेते हैं, वो पर्वतों पर रहते हैं, जंगलों पर रहते हैं, और वे लोग उन्हीं जड़ी, उनको कहीं भर्ती नहीं होना पड़ता, एडमिट नहीं होना पड़ता, अपना इलाज कर लेते हैं। लेकिन उनका इलाज परंपरा दर परंपरा उनके बच्चों को प्राप्त है। लेकिन हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है वह शास्त्र के रूप में निहित होकर के पूरी दुनिया को प्राप्त है, और लोग उसके महत्व को आज स्वीकार करने लगे हैं
इसलिए यह हमारा सबसे बड़ा पक्ष है जिसको किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता, और यह संस्कृत का ही है। और एक बात और, इस आज के इस चकाचौंध में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा संस्कारवान बने। बच्चे, मेरी बहुत बात होती है बहुत अनेक अभिभावकों से जो अपने बच्चे को लेकर त्रस्त रहते। उनके शुरू शुरू के तो ऐसे व्यवहार लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना ही देंगे, लेकिन आज उन्हीं बच्चों से त्रस्त हो गए हैं लोग और उपाय पूछते हैं क्या किया जाए। तो संस्कार की शिक्षा संस्कृत ही देगा। आप देखिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू शुरू की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, आपने पढ़ा होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन जो करता है और जो श्रेष्ठों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ती हैं। क्या है, अलग चीज है, लेकिन एक प्रलोभन दिखा के जरूर कहा गया कि देखो झुकना चाहिए। ये बड़ी शुरू बिगिनिंग किताबें हैं ये संस्कृत की, जो बच्चों को पढ़ाई जाने वाली हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनमें संस्कार दिया जाता है। आपके दीक्षांत में जो उपनिषद के वाक्य स्वाध्यायान मा प्रमदः आज पढ़ा जाता है, ये सब जगह भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ा जाता है। इसका अनुवाद पढ़ा जाता है या ये पढ़ा जाता है या प्रकारांतर से यही बात होती है। तो यह तो आदर्श है हमारा है। हम इस तरह की शिक्षा देते हैं, संस्कार की शिक्षा देते हैं। आपको अलग से संस्कार पर किताब नहीं है कि ये संस्कार की किताब है, इसे बच्चे को पढ़ा दीजिए, लेकिन हमारे समस्त शास्त्रों में, काव्यों में, नाटकों में संस्कार की बात भरी पड़ी है और उसे पढ़ा करके उसे हम वह सिखा देते हैं जो उसके जीवन भर उसको काम आएगा और समाज का, राष्ट्र का, परिवार का वह एक सुसंस्कृत व्यक्ति होकर के आदृत होता रहेगा। भला कौन पिता नहीं चाहता है। और दूसरी बात कि हमारा उपदेश तो काव्य का, नाटक का जो कांता सम्मित उपदेश है ना, सुहृद सम्मित उपदेश, प्रभु सम्मित उपदेश, तो वेदादि शास्त्र देते हैं उपदेश, ठीक है, वो प्रभु सम्मित देते हैं, लेकिन हमारा जो कुछ बच्चों के लिए साहित्य है वह कथा के बहाने। आप देखें, नीतिकार कह रहे हैं कथा छले न बाला नाम नीति तदिह शिक्षते। हम कथाओं के ब्याज से, कथाओं के बहाने बच्चों को नीति सिखा रहे हैं। वरना बीए में कोई बीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि एक कबूतर था, एक कौआ था, ये कहानी हम पढ़ा रहे हैं। तो हम कौआ कबूतर की कहानी पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम उस कहानी के माध्यम से हम जो एक शिक्षा, उन दोनों के संवाद में हम जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा प्रदान है। लेकिन हम ऐसे किसी को कहें कि सत्य बोलो, विश्वास करो, तो शायद उस पर प्रभावकारी नहीं होगा। हम कथा के बहाने उसको एक उपदेश दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने ये जो बातें आपसे कही, मेरा समय कम है और मुझे बोलना बहुत ज्यादा था, ये अलग से इस पर कितना बोला जा सकता है। मेरी एक किताब है संस्कृत शिक्षा के विविध आयाम, जिसकी पूर्ति किसी विकल्प से संभव नहीं। संस्कृत शिक्षा का वह पक्ष जिसकी पूर्ति हम चाहें कि दूसरे कुछ उद्देश्य से पूरा कर लें, दूसरे माध्यम से वह पूरी नहीं हो सकती, वह संस्कृत से ही पूरी हो सकती है। इस बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है, इसमें कोई लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप हैं चाहते बालकों को, या अभिभावकों के लिए है, या जो छात्राएं या जो अभिभावक, जो बच्चे अभी जुड़े हैं भविष्य में अभिभावक बनेंगे और परंपरा पर आगे अपनी पीढ़ी को देते जाएंगे। अगर आप हैं चाहते बालकों को विनयशील, संपन्न, शिक्षित बनाना, तो बचपन से ही चाहिए बाल बच्चों को संस्कृत और संस्कृति से परिचित कराना।
ये बच्चे जो बचपन में संस्कृत पढ़ेंगे, चरण वंदना गुरुजनों की करेंगे, सदा शिष्ट वातावरण में रहेंगे, तो निश्चित विनयशीलशाली बनेंगे। तो इन बच्चों को और समाज को प्रतिष्ठापित करने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, और यह गौरव आप हमेशा रखिए कि आप उस भाषा के, क्योंकि जिन महापुरुषों ने संस्कृत नहीं पढ़ी उन्होंने जीवन भर दुख रोया। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे बहुत कष्ट है कि मैं इस भाषा का अध्येता नहीं हूं, नहीं सीख सका इसको, लेकिन यह गंगा के नदी के समान है संस्कृत भाषा, यदि यह सूख जाए तो दुनिया, भारत की समस्त भाषाएं निर्माल्य हो जाएंगी। यह कथन है महात्मा गांधी का। नेहरू जी ने खुद कहा था कि मुझे संस्कृत में नहीं सीख सका जिसका मुझे आजीवन कष्ट रहेगा। तो ऐसे बहुत लोगों ने कहा है कि संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। और आप भारत में पैदा हुए हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, एक अच्छे वकील बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, लेकिन साथ साथ संस्कृत भी थोड़ी अवश्य जाने। आप अपने दैनिक कृत्य में उसके लिए संस्कृत को थोड़ा अवश्य जाने ही जाने। आपकी इस राष्ट्र को जितनी आवश्यकता एक वैज्ञानिक की है, एक डॉक्टर की है, एक वकील की है, उतनी ही आवश्यकता एक संस्कृत के विद्वान की है जो इस परंपरा को आगे देते रहेगा। तो यह तो आपके लिए और गौरव की बात है कि आप उस भाषा के अध्येता हैं जिसने अनेक शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से भारत को अपने ज्ञान विज्ञान की संपदा से, वैभव से जागृत किया है और आगे बढ़ाया है इस राष्ट्र को। और आपके कंधे पर वह दायित्व है कि आप इसको और आगे ले जाएं और इस भाषा के अध्येता होने का गौरव अनुभव करें। और भारतीय संस्कृति के ज्ञान से, भारतीय शास्त्रों के ज्ञान से और भारतीय ज्ञान विज्ञान के ज्ञान से आप समस्त दुनिया को परिचित कराएं। मैं बहुत न कह करके, मुझे एक अन्य कार्यक्रम में भी शायद 1 बजे जाना होगा, उसमें जाना है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ और खासतौर पर दीप्ति जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वाणी को विराम दूंगा कि उन्होंने आपसे जुड़ने का, आपसे बात करने का, कुछ आपको देखने का, मिलने का सौभाग्य प्रदान किया मुझे। मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सबों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय तु संस्कृतम विजयताम भारत माता। धन्यवाद सर। जयतु संस्कृतम सर, कृतज्ञता तो आपके प्रति है, हम सभी के हृदय में, जो आपने अपना बहुमूल्य समय, और आज छुट्टी का दिन है फिर भी आप दे रहे हैं हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है सर। आपने बहुत विनम्रता के साथ हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया और इतनी सरलता से और इतने रोचक शब्दों में आपने हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। और मैं कह सकती हूँ इस विश्वास के साथ कि हमारे विद्यार्थी ही नहीं, हम सब प्राध्यापक गण भी आपकी वाणी से लाभान्वित हुए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे महाविद्यालय को इस प्रकार मिलता रहेगा। छात्राएं, चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म का लिंक है, आप सभी को उसे अवश्य भरना है, वो भर दीजिएगा। और जितने भी हमारे यहाँ पर प्राध्यापक गण मौजूद हैं या हमारी छात्रा, अगर मन में कोई जिज्ञासा है तो संक्षेप में आप सर से अपना समाधान रख सकते हैं, या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो आप हमारे प्राध्यापक गण अगर कुछ बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। हमारे कुछ दीप्ति, मैं बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए, और वाकई में त्रिपाठी जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा उन्होंने संस्कृत के बारे में बताया। मैं डॉक्टर रश्मि कुमारी हिंदी से हूँ। कमोबेश मेरा भी वही दर्द है जो संस्कृत का है। वर्तमान समय में न केवल संस्कृत बल्कि हिंदी के साथ भी वही सब गुजर रहा है। कह सकते हैं कि हम एक ही पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। एक टिप्पणी है, मुझे बहुत कुछ तो नहीं कहना है, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है कदाचित इसके लिए थोड़ा सा जिम्मेदार हो सकता है। इस पाठ्यक्रम को हमें न केवल पढ़ाने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए ही रखना होगा, बल्कि इसको थोड़ा सा विस्तार देना होगा, ताकि संस्कृत में और हिंदी में
दोनों में बहुत ज्यादा जॉब का स्कोप है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हिंदी पढ़ के हिंदी का मास्टर बन गया और संस्कृत पढ़ के संस्कृत का मास्टर बन गया। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखते हैं या हम मीडिया को ही देखते हैं, तो देखिए संस्कृत का भी कितना प्रचार है और हिंदी का भी कितना प्रचार है, लेकिन जब कभी बात आती है तो हमें पिछड़ा कर देते हैं, हमें पिछड़े उस समाज से जोड़ देते हैं या पिछड़ी भाषा से जोड़ देते हैं। ये दोनों ही भाषाएं अग्रगण्य भाषाएं हैं। और संस्कृत के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि संस्कृत भी केवल भाव बोध की भाषा नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय समाज का सारा ताना बाना, परंपरा, रिश्ते, आचार व्यवहार को समझने के लिए संस्कृत बेहद जरूरी है। ठीक उसी रूप से जिस तरह से हिंदी बेहद जरूरी है और संस्कृत भी उसी तरह से जरूरी है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा सब लोगों को मिल बैठकर कि इन दोनों भाषाओं के साथ अन्याय ना हो और इसे हम बेहद रोजगार परक बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर उद्बोधन के लिए। धन्यवाद त्रिपाठी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रश्मि मैम। रश्मि कुमारी हमारे यहाँ हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और आपने अपना समय दिया और इतना सुंदर उद्बोधन और ऑब्जर्वेशन दिया, आपका बहुत बहुत आभार है मैम। अब मैं अन्य प्राध्यापक गणों से भी अनुरोध करूंगी कि अगर वो 2 शब्द कहना चाहें। डॉक्टर किशोर कुमार जी मुझे पटल पर दिखाई दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका, आपके उद्बोधन के लिए संक्षिप्त में कुछ। सर आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप अपने आप को। नमस्कार सभी को। त्रिपाठी जी बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए और आपके इतने सुंदर उद्बोधन के लिए और इतनी सरलता के साथ जो आपने कहा। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो ये जानता हूं कि जितने भी सोर्सेस हैं इतिहास को एनरिच करने वाले या पूरी दुनिया में भारतीय अतीत को जो सम्मान मिला है, उसमें अगर हम कहें तो संस्कृत भाषा का बड़ा योगदान है। और ज्यादातर सोर्सेस संस्कृत में हैं या पाली और प्राकृत में हैं, जो प्राचीन भारत के संबंध में हैं। तो बिल्कुल इस भाषा को उसका सही स्थान प्राप्त हो, इसके लिए हमें रियली संकल्प लेना चाहिए। और मैं बहुत ही जो आपने कहा कि गांधी और नेहरू ये कहते हैं कि उन्हें भाषा नहीं आती, तो उन्हें अफसोस था। और रियली जो भी इस भाषा को नहीं जानता मुझ सहित, वो वाकई बहुत कुछ खो देता है इस भाषा को जाने बिना। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, ये केवल शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत। और अगर हम कुछ सीख सकें आपसे तो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी बात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। निसंदेह अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भारतीय भाषाओं विशेषकर संस्कृत को बहुत प्रोत्साहन देने की बात की गई है, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे की जो भी पाठ्यक्रम या शिक्षा प्रणाली चलेगी या जिसकी चिंता डॉक्टर रश्मि कुमारी मैम ने भी व्यक्त की है, उसमें निसंदेह कुछ संशोधन हो सकेगा और संस्कृत और हिंदी को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो अवश्य प्राप्त होगा। हम सब भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करते हैं। अन्य कोई अपनी बात कहना चाहे, कोई छात्रा अगर प्रश्न पूछना चाहे, समय सीमित ही है और शायद सर को कहीं और भी व्यस्तता है, तो अगर कुछ किसी प्राध्यापक को बोलना है। शायद नहीं, सर ने इतने सुंदर शब्दों में बोला है तो सबकी जिज्ञासाएं स्वतः ही शांत हो गई हैं और लोग रसानुभूति का अनुभव कर रहे हैं, भाव विभोर हैं। मैं अधिक समय ना लेते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ महाविद्यालय संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम शर्मा को कि वह कृपया सर का और अन्य सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर नीलम शर्मा। थैंक यू मैम। परिचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत भाषा की सार्वकालिक प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस प्रसार व्याख्यान में मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए आप सभी को
हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य मैम, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदैव अपना कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन प्रदान करती रहती हैं। मैम की मैं लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसके उपरांत हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सरदिंदु कुमार त्रिपाठी सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने अमूल्य समय से हमारे बीच में उपस्थित होकर इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया। सर जितने सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, सर से बात करते हुए, सर से मिलते हुए जैसा हम लोगों को अनुभव हो रहा है, उतना ही सर का गहन चिंतन है। सर ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से हम सभी को, और जो अपना व्यक्तित्व, अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है, उससे हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। संस्कृत ने जो सर ने जो विभिन्न विषय उठाए कि हमें संस्कृत के अध्येता होने का गौरव होना चाहिए, सर ने इतने ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कही है कि सारे बच्चों के लिए वो हृदयग्राही है उनका वक्तव्य। नए शब्द को सर्जन की क्षमता है संस्कृत में, प्रकृति वर्णन एवं चित्रण में संस्कृत की शब्दावली का ही प्रयोग होता है। भारतीय प्राच्य ज्ञान की जो अद्भुत परंपरा है, वह उसका ज्ञान हम संस्कृत के माध्यम से ही कर सकते हैं। जहाँ राष्ट्रीयता की बात है, भारतीयता का बोध का प्रश्न है, वह हम संस्कृत के माध्यम से कर सकते हैं। भारतीय आचार विचार, रहन सहन, खान पान, भारतीय आयुर्वेद का ज्ञान और हमारे जो संस्कार, सर ने जो सारा विषय का प्रतिपादन किया, उससे सर ने हम सभी को बहुत बहुत लाभान्वित किया है। और सर, हम आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ना केवल सर ने एक तो गहन और चिंतनशील शैली में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया है सरल शब्दों में, वही सर ने काव्यात्मक शैली में बहुत ही जो शब्दों में प्रस्तुत किया है, तो सर हम उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपसे। और अभिलाषा रखते हैं कि आप जब भी हमें आपकी आवश्यकता होगी, हम आपका जो सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसके उपरांत हमारे मध्य में उपस्थित अन्य महाविद्यालय के प्राचार्य गुरुवर किशोर सर, रश्मि मैम, अर्चना सिंह मैम और विनीता मैम, मीनाक्षी मैम, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज, जो कि छुट्टी का समय है, अवकाश है, तब भी सर ने सबने अपना समय दिया। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। इसके उपरांत हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति वाजपेयी मैम, कार्यक्रम की जो सूत्रधार हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैम वो भी एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व की धनी है। महाविद्यालय की हो या विभाग की, किसी भी कार्य में मैम हमेशा नई नई चीजों के अन्वेषण में, संचालन में, कार्यविधि में मैम हमेशा तत्पर रहती है। और मैम के साथ में कार्य करते हुए हम सदैव निश्चिंत और आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो हमारी विभागाध्यक्षा है। मैं और हमारे जो विभाग का जो वातावरण है, डॉक्टर कनकलता मैम और हम तीनों ही इस प्रकार से रहते हैं कि विभाग में विभाग की सी अनुभूति ना होकर के परिवार की सी अनुभूति होती है, और ये सारा श्रेय मैम को जाता है। मैम हमेशा हमारे ऊपर मातृवत, हम निश्चिंत रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, कभी भी बात करनी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, रात हो दिन हो, मैम हमेशा साथ में रहती है। मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपका बहुत बहुत आभार, और आपके इसी प्रेम के लिए हम हमेशा अभिलाषी रहेंगे। मैं डॉक्टर कनकलता मैम का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अत्यंत ही सुंदर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिससे कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से समाप्त हुआ है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके उपरांत जो अन्य छात्राएं हैं, जिन्होंने इस सबसे मुख्य उनके लिए धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने अत्यंत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की, और निसंदेह उन लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। संस्कृत की सार्वकालिक प्रासंगिकता, अब उन्हें, चूंकि कुछ जो नए बच्चे हैं सोचते होंगे बीए की कि हमें संस्कृत विषय दे दिया गया, या संस्कृत विषय हम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो संस्कृत का अध्ययन करेंगे और आज इस वक्तव्य से जैसे उन्हें प्रेरित हुए होंगे कि संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है, ये उनके लिए गौरव का विषय है, गौरव की बात है। और जैसे कि संस्कृत की सार्वकालिकता की बात है, तो क्या कहा जाए, ये तो रामायण में भी कह दिया गया था, रामायण कथा कि कब तक चलेगी, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले, तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। रामायण वह कथा जो हमेशा, जब तक संसार में नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगे, तब तक चलेगी, और वह संस्कृत में ही है। तो संस्कृत के लिए तो क्या कहा जाए। इस प्रभावशाली वक्तव्य के लिए मैं पुनः सर का और इस आयोजन के लिए मैम को आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।
ठीक है मैडम, आपको भी हमारी ओर से ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैडम you. मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना है, हाँ अनुमति जी। है मेरे लिए? जी जी हाँ, ठीक है। सर, बहुत नमस्ते बहुत मैडम, धन्यवाद नमस्ते आप मैडम, सभी नमस्ते, का। नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे। इसी के साथ मैं ये मीटिंग को एंड करती हूँ। सबका पुनः एक बार आभार। थैंक यू मैडम।